रेशमा की दर्द भरी कहानी भाग 1। अंतिम पीरियड था। मैं 12वीं क्लास में पढ़ा रही थी। तभी हाथ में रजिस्टर लिए हुए आलिया ने क्लासरूम में प्रवेश किया। वह जल्दी में थी। आते ही बोली, मैडम जी, जल्दी से साइन कर दीजिए। छुट्टी से पहले मुझे और कमरों में भी यह आदेश घुमाना है। मैं बोली, बिना पढ़े कैसे साइन कर दूं? इसमें पढ़ने की कोई बात नहीं है। छुट्टी के बाद रुकना है। प्रधानाचार्य जी ने आदेश दिया है। वह मीटिंग लेने मैं सरसरी निगाह से आदेश पंजिका में लिखे आदेश को पढ़ा और हस्ताक्षर कर दिए। सोचने लगी, आज घर जल्दी जाना चाहती थी, पर अब देर से पहुंचूंगी। छुट्टी के बाद जब मीटिंग हॉल में पहुंची तो देखा कि प्रधानाचार्य जी की कुर्सी के पास ही दूसरी कुर्सी पर एक नवयुवती उम्र, यही कोई 28 वर्ष के लगभग, बैठी हुई है। तीखे नाक नक्शे, सौम्य वेशभूषा और चेहरे पर उदासी लिए हुई गंभीरता, कुल मिलाकर ऐसा आकर्षण जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकता था। प्रधानाचार्य जी औपचारिक संबोधन के तुरंत बाद बोले, ये हैं रेशमा, जीव विज्ञान प्रवक्ता, मुरादाबाद से स्थानांतरित होकर आई हैं। 2 महीने से उन्हीं की प्रतीक्षा थी। इस कॉलेज में इनका स्वागत है। कल से यह हमारे बीच उपस्थित रहेंगी। धीरे धीरे विद्यालय के तौर तरीके समझ जाएंगी। इसके लिए आप सबको सहयोग अपेक्षित है। संध्या जी, आप इन्हें इतना टाइम टेबल दे दीजिएगा। मेरी ओर देखते हुए प्रधानाचार्य जी बोले, जी सर, मैं उत्तर दिया। कुछ और आवश्यक विषयों पर संक्षिप्त निर्देश देकर प्रधानाचार्य जी ने मीटिंग जल्द ही समाप्त कर दी। दूसरे दिन कॉलेज पहुंचकर सबसे पहले मैंने रेशमा को बुलाकर उनका टाइम टेबल नोट कराया। धीरे धीरे रेशमा के साथ में मेरा मेल मिलाप बढ़ने लगा। न जाने क्यों कुछ ही दिनों में उसके साथ मेरा आत्मीयता का संबंध हो गया। आई दीदी, खाने का समय हो गया। मध्य अवकाश में उस प्यारी सी लड़की ने अपनी लैब से मुझे पुकारा। उसका दीदी कहना मुझे बड़ा सुखद लगा। अन्यथा सभी मुझे मैम कहकर ही पुकारते थे। उसे दिन से मैं खाना नहीं लाई थी। उसकी रोटी खाकर उसे भूखा क्यों रखूं? मैं सोच ही रही थी कि वह समझ गई और बोली, कोई बात नहीं दीदी, आइए ना, आधा आधा ही बांट कर खा लेते हैं। अभी के लिए काफ़ी है। बाद में चाय के साथ कुछ मंगा लेंगे। मेरा और उसका छठा वादन खाली था। उसने खुद ही आलिया को बुलाकर चाय के साथ लाइट स्नैक्स मांग लिया और मेरी प्रतीक्षा कक्ष में आकर बैठ गई। एक चाय उसने आलिया को भी पकड़ा दी। मैं पैसे देने लगी। वह बोली, नहीं दीदी, आज पहला दिन है। आज तो आप मेरी तरफ से चाय पी लीजिएगा। और धीरे से मुस्कुरा दी। रेशमा पहले ही दिन से मेरे मन में बस गई। सूरत तो
मोहनी थी ही, सीरत भी बड़ी प्यारी लगी। धीरे धीरे वह मेरे और करीब आती गई। जो भी ड्यूटी उसे सौंपी जाती थी वह ईमानदारी से, निष्ठा के साथ मैं उसे पूरा करती थी। मुझे उसकी यह बात बहुत अच्छी लगती थी। अब शादी कर लो रेशमा, तुम्हारी उम्र अब शादी के लायक है। एक दिन मौका देखकर मैंने उससे कहा, उम्र तो 5 साल पहले ही हो गई थी दीदी, अब तो तलाकशुदा हूँ और दोबारा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। नज़रें नीचे किए हुए वह मुझसे बोली। उसकी बात सुनकर मैं अवाक रह गई। मुझे तो लगता ही नहीं था कि वह शादीशुदा है। इतने दिनों में हम दोनों के बीच बातें तो बहुत होती थी, पर मैंने कभी उसके परिवार के बारे में पूछा ही नहीं और उसने भी कभी इस प्रकार की चर्चा नहीं की। वैसे भी वह मुझसे उम्र में बहुत छोटी थी, इसलिए मुझे घर परिवार के बारे में पूछना कुछ अजीब सा ही लगा था। हम दोनों के बीच अधिकांश औपचारिक बातें ही हुआ करती थी। जब कभी फुर्सत में बैठते थे तो कॉलेज से संबंधी पढ़ाई लिखाई की बात अथवा राजनीतिक और सामयिक विषयों पर चर्चा कर लेते थे। अधिकतर वह अपने लैब में बच्चों के साथ व्यस्त रहती और मैं भी परीक्षा कक्ष में बैठकर परीक्षा संबंधी कार्यों को करती रहती थी। समय मिलने पर वह मेरे पास प्रतीक्षा कक्ष में आकर बैठ जाती थी। मुझे काम करते देखा वह कहती, दीदी आप खाली पीरियड में भी कुछ न कुछ करती रहती, मुझे भी कुछ बताइए, मैं भी आपका सहयोग करूँगी। अरे तुम अपनी क्लास पर ध्यान दो। 1 महीने बाद ही अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली है। बच्चों का कोर्स कंप्लीट कराओ। जानवी के ट्रांसफ़र पर चले जाने के बाद 2 महीने तक तो उनकी पढ़ाई हुई ही नहीं। अब तुम आ गई हो तो उन्हें अच्छे से तैयार करा दो। तुम्हारे थोड़े से परिश्रम से बच्चों का भविष्य बन जाएगा। उस दिन घर आकर भी मैं रेशमा के बारे में ही सोचती रही। कहीं से भी नहीं लगता था कि वह तलाकशुदा है। एक गंभीर सी शांति तो उसके चेहरे पर नजर आती थी, परंतु वह अपने अंदर इतना दुख समेटे हुए है, यह नहीं पता था। कई बार किसी के साथ ऐसे भी घटित हो जाता है जो उसके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता। रेशमा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। इतनी अच्छी नीयत और सुलझे हुए चरित्र वाले रेशमा तलाकशुदा है यह कोई सोच भी नहीं सकता था। मैंने उसे दिन तो रेशमा के विषय में कुछ नहीं पूछा, परंतु उसका तलाक क्यों हुआ, क्या कारण था, यह जानने की मेरी उत्सुकता बनी रही। जब से मुझे यह पता चला कि रेशमा तलाकशुदा है, मेरे मन में उथल पुथल मची हुई थी। मैं जल्द से जल्द उसके विषय में सब कुछ जानना चाहती थी। मुझे उससे
छोटी बहन जैसा ही स्नेह हो गया था और मैं चाहती थी कि उसे पता करके उसकी परेशानी समझकर उसकी कुछ मदद करूं। 2-3 दिन हो गए मेरी उससे कॉलेज में केवल हाय हेलो ही हो पाती थी। एक साथ बैठने का मौका ही नहीं मिल रहा था। तभी एक दिन अचानक बड़ी उदास सी वह मेरे पास आई और बोली, दीदी, प्रिंसिपल साहब ने मुझे बुलाकर कहा है कि मैं छुट्टी के बाद में बच्चों का एक्स्ट्रा क्लास लूं। इतना कहकर वह चुप हो गई। तो इसमें दिक्कत क्या है? मैंने कहा। बीच में काफ़ी दिनों तक बच्चों की क्लास नहीं हो पाई थी। सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है, इसलिए प्रिंसिपल साहब ने एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए कहा होगा। मैं समझ गई वह अकेले रुकना नहीं चाहती थी। उसकी परेशानी को समझते हुए मैंने कहा, कल से तुम एक्स्ट्रा क्लास लेना, मैं तुम्हारे साथ रुकूंगी। मेरी बात सुनकर वह बच्चों की तरह मेरे गले से लिपट गई। दीदी, आप इतनी अच्छी हैं, मेरी परेशानी बिना बताए ही समझ गई। हम दोनों छुट्टी के बाद कॉलेज में रुकने लगी। एक्स्ट्रा क्लास के बाद में हम दोनों एक साथ ही घर जाती थी। उसका घर मेरे रास्ते में ही पड़ता था। मैं उसको छोड़ते हुए अपने घर चली जाती। एक दिन मैंने उससे कहा, रेशमा, आज मेरे घर चलो, मेरा घर देख लेना, कभी ज़रूरत पड़े तो आ सकती हो। वह मेरे साथ चलने को तैयार हो गई। घर आकर हम दोनों ने साथ ही खाना खाया और फिर बैठकर आपस में बात करने लगी। मेरे दोनों बच्चे अभी कॉलेज से नहीं लौटे थे और पतिदेव ऑफिस में थे। वह शाम को आते थे। बैठे बैठे अचानक वह बोली, दीदी, आप जानना चाहती थी कि मेरा तलाक क्यों हुआ? हाँ रेशमा, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। कुछ देर हम दोनों के बीच शांति छाई रही। फिर उसने बताया कि उसके पति को कभी कभी पागलपन के दौरे बढ़ते थे। शादी के समय यह बात उनसे छुपाई गई थी। ससुराल पहुंचकर कुछ दिनों बाद उसे यह पता चली। यह बताते हुए वह रो पड़ी। सोचा था जैसे तैसे निभा लूंगी। इस बारे में मेरे बड़े भाई को पता चला, जो यूएसए में रहते थे। कुछ दिनों की छुट्टियां लेकर इंडिया आए। उन्होंने दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में उन्हें दिखाया। वहाँ उनका इलाज भी चल रहा था। वह कुछ कुछ ठीक होने लगे थे, परंतु उनके परिवार वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरे ससुर तो मेरे पति को जरा सी बात पर लोहे की छड़ से पीटते थे, जैसे वह चाहते ही नहीं थे कि उनका बेटा ठीक हो
मेरी सासू माँ ने कभी भी डटकर उनका विरोध नहीं किया। वह कुछ बोलने को मुँह खोलती तो ससुर उन्हें भी गाली गलौज करके चुप करा देते थे। वह निराह लाचार सी यह सब देखती रहती थी। मेरे बड़े भाई ने बहुत कोशिश की। कुछ दिनों के लिए मेरे पति पंकज को अपने साथ घर ले आए, परंतु ससुर जी इसके लिए भी तैयार नहीं हुए। कुछ दिन इंडिया रहकर बड़े भाई यूएस से वापस चले गए। आखिर कितने दिनों तक हमारे साथ यहाँ रहते। अब घर में केवल माँ और छोटा भाई ही बचा था। पापा जी पहले ही हार्ट अटैक से चल बसे थे। मेरी शादी उन्होंने बड़े अरमानों के साथ में धूमधाम से की थी। अपनी इस इकलौती बेटी के विवाह में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पूरा परिवार बहुत खुश था, परंतु जब उन्हें पंकज के पागलपन के विषय में पता चला तो उन्हें बहुत सदमा लगा। इस सब के लिए वह अपने को ही दोषी मानने लगे थे। मैं यह अच्छी तरह से जानती थी कि विधाता ने मेरे भाग्य में जो लिखा है वह मुझे ही भोगना है। कहते कहते रेशमा रोने लगी। मैंने उसे चुप कराया, पानी पिलाया। कुछ देर तक तो वह शांत बैठी रही, पर जैसे आज वह मुझे सब कुछ बताकर अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती थी, वह पुनः बोली, दिन प्रतिदिन ससुर जी का व्यवहार पति के प्रति उग्र होता जा रहा था और इसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें और अधिक पागलपन के दौरे बढ़ने लगे। एक रात तो ससुर ने उनको इतना मारा कि वे घर से ही भाग गए। कई दिन बीत गए पर वह नहीं लौटे। सभी रिश्तेदारों में उनकी खोज खबर ली गई, परंतु कहीं भी सुराग नहीं लगा। बड़े भाई ने कहा कि समाचार पत्र में सूचना निकलवा दो और थाने में भी गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवा दो, परंतु ससुर जी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं और सासू माँ दोनों ही प्रतिदिन उनके लौटने का इंतजार करती रही। दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करती कि जल्द ही वह लौट आए, पर शायद विधाता भी हमसे नाराज थे। मैं और इंतजार कर लेती, परंतु इसी बीच कुछ ऐसा घट गया कि मैंने अपने घर वापस आ जाना ही बेहतर समझा। रेशमा रूधे स्वर में बोली। मैंने पूछा, क्या घट गया था ऐसा? रेशमा अपने बारे में सुनाती जा रही थी और चुपचाप मैं सुन रही थी। मैं मन ही मन सोच रही थी, पति को पागलपन के दौरे, फिर पति को पीटते देखना कितना सहा होगा इस लड़की ने। वह आगे बोली, साल भर मैं यहाँ पर रही पर माँ नहीं बन पाई, इसलिए ससुर जी अपने साथ संबंध बनाने को मजबूर करने लगे। वंश चलाने की चिंता उन्हें सताने लगी। मैं उनके इकलौते बेटे की पत्नी जो थी। दोस्तों, कहानी का शेष भाग 2 में। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।